तलाक जो पहले जो कंसेप्ट था तलाक का प्री इस्लामिक, अगर हम बात करें तो जो तलाक मतलब डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, तलाक इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ दैट डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज मतलब विवाह विच्छेद जिसे कहते हैं। तो विवाह विच्छेद जो है प्री इस्लामिक में बहुत इजी था, पर प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने इसमें थोड़े से सुधार किए और इन्होंने तलाक के कुछ फॉर्म्स बनाए कि आप तलाक जो है इस तरीके से दे सकते हैं। तलाक उन्होंने, कुरान खुद बोलता है कि तलाक जो है सबसे घृणित कृत्य है, डिटेस्टेबल एक्ट ऑफ, मतलब इसको बहुत ही घृणित कृत्य माना गया। इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिस्टेस्टेबल एक्ट, इट इज हीनियस क्राइम यू कैन से, हीनियस एक्ट यू कैन से, कि ये सबसे घृणित कृत्य है, कुरान खुद बोलता है। पर हाँ, रिकॉन्साइल होने के बाद और अगर हस्बैंड वाइफ साथ नहीं रह पाते हैं तो तलाक किया जा सकता है। तलाक के कुछ फॉर्म्स हैं। तो तलाक जो है उसमें कुछ सुधार जो पहले जो था, उससे सुधार जो किए गए थे वो ये था कि तलाक में तलाक होने के बाद मेहर देना कंपल्सरी है। तलाक कोई रीजनेबल ग्राउंड्स पे होना चाहिए। तलाक जो है रीजनेबल ग्राउंड्स पे होना चाहिए। पुनर्विवाह पर, मतलब तलाक होने के बाद जो पुनर्विवाह होता है, रीमैरिज जो होती है, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया और बहुत सारे ऐसे फॉर्म्स हुए। तो मेन जो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज जो है वो दो तरीके से, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज मतलब विवाह विच्छेद जो है वो चार तरीके से, अगर हम कहें वो चार तरीके से होती है। कैसे? बाय द एक्ट ऑफ द बाय एक्ट ऑफ द पार्टीज, मतलब एक्ट ऑफ द पार्टीज में कौन आएगा? मेल एंड फीमेल बोथ, पति पत्नी, मतलब चार तरीके से होगी। फर्स्ट, that is by the act of the parties, that is first है death, second by the act of the parties, third जो है act of the parties में दो तरीके से है, husband and wife and mutual, and the last is judicial process यानी न्यायिक प्रक्रिया। तो तलाक जो है चार तरीके से हो गया। तो तलाक जो है पहले डेथ ऑफ द हस्बैंड एंड वाइफ, हस्बैंड या वाइफ में से, तलाक नहीं सॉरी, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज जो है हस्बैंड या वाइफ में से किसी की डेथ होने के बाद जो है जो मैरिज डिसॉल्व हो जाती, एक पार्ट से है। सेकंड जो है एक्ट ऑफ द पार्टीज, एक्ट ऑफ द पार्टीज में है कि आइदर मेल और फीमेल दोनों में से कुछ ऐसे कृत्य करते हैं जिससे मैरिज डिसॉल्व हो जाती है। एंड थर्ड इज बाय द जुडिशियल प्रोसेस एंड वन इज बाय म्यूचुअल। तो हम जो आज पढ़ेंगे बाय डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, तो आज हम जो तलाक का प्रोसेस पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बाय हस्बैंड। हस्बैंड जो है मुस्लिम्स के अंदर जो हस्बैंड को बहुत ज्यादा आर्बिट्ररी पावर दी गई है। मुस्लिम्स में जो मुस्लिम मेल होता है उसके उस जो वो अपनी मैरिज को डिसॉल्व कर सकता है वो तीन तरीके से कर सकता है। मैरिज को डिसॉल्व करने के मुस्लिम मेल, मुस्लिम हस्बैंड, जो मुस्लिम व्यक्ति होता, मुस्लिम आदमी है, वो अपनी शादी को तीन तरीके से डिसॉल्व कर सकता है। पहला है तलाक के द्वारा, दूसरा है इला के द्वारा, तीसरा है जिहार के द्वारा। ये तीनों ही फॉर्म ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ मैरिज है। तलाक जो है खुद दो तरीके का होता है, तलाक उल सुन्नत, तलाक उल बिद्दत। तलाक उल सुन्नत और तलाक उल बिद्दत जो दो तरीके के तलाक है। तलाक उल सुन्नत जो है खुद दो तरीके का होता है, तलाक ए हसन एंड तलाक हसन, तलाक अहसन, अहसन और हसन। तो प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने जो तलाक के फॉर्म दिए हैं वो तलाक उल सुन्नत दिया है। प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने कहा है कि तलाक उल सुन्नत जो है वो बेस्ट फॉर्म जो है, बेस्ट तलाक उल सुन्नत के द्वारा आप अपने मैरिज को डिसॉल्व कर सकते हैं, आप विवाह विच्छेद कर सकते हैं। तो तलाक उल सुन्नत में अहसन और हसन फॉर्म है। फिर तलाक उल बिद्दत है जो अभी आप लोगों ने रिसेंट जो पिछले साल देखा होगा, ह्यू एंड क्राई हुआ था, तो वो जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया है और सरकार ने एक एक्ट बनाकर द प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम वुमेन मैरिज राइट 2017 जो एक्ट बना है, वो एक्ट बना के इस तलाक और बिद्दत को जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया है। तो हम जो पढ़ेंगे आज, अभी पहला है तलाक उल सुन्नत का। तलाक उल सुन्नत में फर्स्ट फॉर्म ऑफ तलाक है, दैट इज तलाक हसन, जो कि बेस्ट फॉर्म ऑफ तलाक कहा जाता है। इसमें सुपरलेटिव डिग्री है कि बेस्ट फॉर्म ऑफ तलाक, मतलब इस तरीके से तलाक देते हैं, दिस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ तलाक। ये बेस्ट फॉर्म ऑफ तलाक क्यों है और ये किस तरीके से होता है,
इस तलाक का क्या प्रोसेस होता है। तलाक और हसन जो है, इसमें होता है कि पति तलाक का उच्चारण एक वाक्य में करता है। पति अपनी पत्नी को कहता है तलाक है, वो एक वाक्य में जो है तलाक और हसन वो एक बार बोलता है मैं तुझे तलाक देता हूँ। फिर वो जो तलाक देता हूँ जो शब्द जो बोलता है वो तुहर पीरियड के अंदर बोलेगा। तुहर पीरियड क्या होता है? तुहर पीरियड जो है एक पवित्र पीरियड कहेंगे। इस वो तुहर पीरियड इज अ पीरियड व्हेन वुमन इज इन अ प्योर स्टेट। जब महिला जो है एक प्योर स्टेट में होती है। कहने का मतलब यह है कि जो महिला मासिक धर्म में नहीं होती वो तुहर पीरियड कहलाता है। उस तुहर पीरियड में वो तलाक का प्रोनाउंसमेंट करेगा, वो कहेगा कि मैं तुझे तलाक देता हूँ। और जैसे ही वो बोलता है उसके बाद 3 महीने तक उसको जो है इद्दत पीरियड को फॉलो करना है। आपने इद्दत पढ़ा होगा। इद्दत पीरियड जो है तलाक और मृत्यु के बाद, तलाक और पति के डेथ के बाद जो है कुछ पीरियड फॉलो करना होता है, उसे इद्दत पीरियड कहते हैं। तो जैसे ही पति उस तुअर पीरियड में तलाक का प्रोनाउंसमेंट करता है उसके बाद उसको 3 महीने का इद्दत पीरियड फॉलो करना होता है। जैसे ही वो 3 महीने कंप्लीट होते हैं, एज इट इज जैसे ही उसके वो 3 महीने कंप्लीट होता है ये तलाक हो जाता है। और यहाँ पे जो है पति पत्नी का तलाक हो जाता है। मतलब इसमें एकदम से तलाक नहीं होता। पति बोलेगा एक बार, फिर वो 3 महीने तक जो है वेट, 3 महीने इद्दत पीरियड, और जैसे ही वो तीसरा महीना कंप्लीट होता है ये तलाक कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे जो है इन 3 महीने के बीच में अगर पति चाहे तो तलाक को रिवोक भी कर सकता है। वो वापस तलाक ले सकता, मतलब वापस जो है तलाक अपना रिवोक कर सकता है। कैसे? उसके साथ संबंध बनाकर, उसके साथ वापस रहकर जो है तलाक को रिवोक किया जा सकता है। परंतु 3 महीने के बाद जो है अगर पति नहीं बोलता है और 3 महीने कंप्लीट हो जाते हैं तो ये तलाक कंप्लीट हो जाता है। और इस तलाक में है कि दोनों पक्षकार, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखना आप, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इस तलाक का, तलाक के हसन का, कि इस तरीके से तलाक लिए हुए पति और पत्नी पुनर्विवाह कर सकते हैं। नहीं तो मुस्लिम में जो है रीमैरिज पॉसिबल नहीं है। दोनों हस्बैंड, सेम हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में जो है रीमैरिज इज नॉट पॉसिबल। आफ्टर द तलाक दे हैव टू गो अंडर हलाला प्रोसेस, उनको हलाला प्रोसेस में जाना होता है। देन दे कैन डू रीमैरिज। मतलब तलाक के हसन में पति जब तलाक ले लेता है, इस तरीके से जब तलाक लेता है तो वो रीमैरिज कर सकते हैं। आई थिंक दिस मेक इट क्लियर। देन सेकंड फॉर्म जो है वो तलाक हसन है। पहला था अहसन, दूसरा है हसन। ये दोनों तलाक और सुन्नत के फॉर्म है। तो तलाक हसन जो है वो गुड फॉर्म ऑफ तलाक है। इट इज नॉट बेस्ट, बेस्ट तो अहसन है। देन सेकंड इज गुड फॉर्म ऑफ तलाक। इसमें पति 3 बार तलाक। हसन के अंदर भी हलाला प्रोसेस से ही जाना पड़ेगा ना? नहीं, अहसन में हलाला प्रोसेस नहीं, वो रीमैरिज हो सकती है उनकी। ये बेस्ट फॉर्म है इसका। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बेस्ट फॉर्म। गॉट इट? यस मैम। तो अब है हसन। हसन में भी 3। अब यहाँ पे ट्रिपल तलाक आता है। वो पहले में एक बार ही उच्चारण करता है और हसन में वो वंस ही प्रोनाउंस करेगा, फिर 3 महीने का इद्दत पीरियड। अब यहाँ पे हसन में वो जो है 3 बार तलाक का उच्चारण करेगा। ही हैज टू प्रोनाउंस 3 टाइम्स द तलाक। जैसे फर्स्ट बार बोल देगा मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, देन एंड इट इज सेम, ये जो कहा जाएगा वो सेम तुहर पीरियड में कहा जाएगा, दैट इज इन अ प्योर स्टेट ऑफ वुमेन। एंड अगर वुमेन जो है अबाउट द स्टेट ऑफ दिस मेंस्ट्रुएशन है या उसको नहीं आता है, उस एज को क्रॉस कर चुकी है, तो उसको चांद महीने 3 लूनर मंथ में जो है हम 3 चंद्रमास माने जाएंगे। उस पीरियड में वो कभी भी कह सकता है, वो चंद्रमास से काउंट किए जाएंगे। तो एक उसने तुअर पीरियड में कहा, 1 मंथ कंप्लीट हुआ। देन अगेन इन द सेकंड जो इसका प्योर स्टेट आया उसमें फिर उसने प्रोनाउंस किया। और फिर उसका जो थर्ड जो प्रोनाउंसमेंट, जैसे ही उसने थर्ड प्रोनाउंसमेंट करा वैसे ही ये तलाक इरिवोकेबल हो जाएगा, ये तलाक कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है 3 उच्चार, जो 3 बार जो ट्रिपल तलाक जो है, सिर्फ तलाक मुद्दत नहीं था, तलाक हसन भी ट्रिपल तलाक है। तलाक हसन ट्रिपल तलाक नहीं था, अहसन ट्रिपल तलाक नहीं था, बाकी हसन जो है वो ट्रिपल तलाक है। इसमें 3 बार जो है तलाक का उच्चारण करना होगा आपको। और जैसे ही तीसरी बार आप तलाक का उच्चारण करते हैं ये तलाक इरिवोकेबल हो जाता है। अब यहाँ पे जो है ये गुड फॉर्म ये है कि इरिवोकेबल होने के बाद इसमें मैरिज, रीमैरिज बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ इज नॉट पॉसिबल।
until they go under the हलाला प्रोसेस। यहाँ पे हलाला प्रोसेस को जो है जाना पड़ेगा और उनकी रीमैरिज नहीं हो सकती, जबकि तलाक और हसन में जो है रीमैरिज पॉसिबल है। दैट वाई दैट इज नोन एज मोस्ट बेस्ट फॉर्म ऑफ तलाक। तो ये दो तलाक जो है ये कुरान में बोले गए हैं, अप्रूव्ड फॉर्म ऑफ तलाक है। तलाक उल बिद्दत जो है सिर्फ सुन्नी लोग करते हैं। तलाक उल बिद्दत जो सेकंड फॉर्म जो था, अब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया है। ये सिर्फ सुन्नीज में था, शिया तलाक उल बिद्दत को नहीं मानते थे। और इसमें तलाक उल बिद्दत में जो है 3 बार तलाक बोलने के बाद जैसे ही एक ही साउंड में जो है 3 बार तलाक बोलते थे, वो तलाक कंप्लीट। अच्छा, इसमें तलाक में सब कुछ इंपॉर्टेंट बातें ये हैं कि तलाक जो है इन द एब्सेंस ऑफ, अगर वाइफ के एब्सेंस में भी बोला जाता है तो भी वो तलाक माना जाएगा। और तलाक जिस दिन बोला जाता है, जिस दिन कंप्लीट होता है, उस दिन से वो तलाक जो है ये तलाक जरूरी नहीं है कि वाइफ की प्रेजेंस में बोला जाए। इट कैन बी प्रोनाउंस इन द एब्सेंस ऑफ वाइफ ऑल्सो, और जिस दिन ये बोला जाता है उस दिन से ये हो जाता है। सुन्नीज में इंटेंशन मायने, पहले ट्रिपल तलाक जो था उससे बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि वो नशे में भी अगर बोल रहा है तो भी मान लिया जाता था, और नींद में बोल रहा है तो भी मान लिया जाता था। पर अब ये जो तलाक हसन और अहसन, इनमें कोई वैसा नहीं, क्योंकि इनमें 3 महीने का टाइम, यू हैव एम्पल ऑफ टाइम, बहुत सारा टाइम होता है कि आप रिकॉन्साइल कर सके, विचार कर सके। तो इस तरीके से बेस्ट फॉर्म ऑफ तलाक माने गए हैं। बाकी जो तलाक उल बिद्दत जो है डिसअप्रूव्ड फॉर्म था, सिर्फ सुन्नीज में था, शिया इसको नहीं मानते थे। अब जो है सायरा बानो का जो केस आया था, सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट केस, कि इस केस के अंदर जो है तलाक उल बिद्दत को जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल मान लिया गया। 5 जजेस की बेंच बैठी थी जिन्होंने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था। सायरा बानो ने जो अपनी पिटीशन फाइल की थी उसमें ये कहा था, उसने 3 मुद्दे रखे थे कि पहले तो तलाक उल बिद्दत को खत्म किया जाए, दूसरा उसने हलाला प्रोसेस को भी चैलेंज किया, एंड तीसरा उसने पहले पॉलीगेमी को, मतलब बहु विवाह को भी चैलेंज किया। पर कोर्ट ने जो है तलाक उल बिद्दत पे जो है अपना वर्डिक्ट दिया। उस पे बोला कि तलाक उल बिद्दत जो है तलाक उल बिद्दत को जो उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशन कह दिया, और इसके बाद में जो उन्होंने 6 महीने तक स्टे रखा। उसके बाद जो अपनी सरकार थी, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट थी, वो एक्ट लेके आ गई, और उस एक्ट में अगर कोई व्यक्ति ट्रिपल तलाक उल बिद्दत 3 तलाक एक बार में बोलता है, इट इज अ नॉन बेलेबल ऑफेंस। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल है, एंड बेल कैन ओनली बी ग्रांटेड आफ्टर हियरिंग द वाइफ। मतलब अगर बेल दी जाएगी तो पत्नी को सुनने के बाद ही बेल दी जा सकती है, इससे पहले तो ये जो है नॉन बेलेबल ऑफेंस में क्या होता है कि पुलिस बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है। तो ये जो है इस एक्ट के अंदर इसको इतना स्ट्रिक्ट कर दिया है कि कोई भी ट्रिपल तलाक बोलता है तो उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। इट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस नाउ इट इज कंप्लीट। अब जो है पहले जो था ट्रिपल तलाक के बहुत सारे ट्रिपल तलाक जो अपने आप में बहुत ही डिसअप्रूव्ड फॉर्म था, जिसमें बहुत सारे जो है मुस्लिम फैमिलीज के मैरिज इंस्टीट्यूशन को हिला के रख दिया था। और ये बड़ी विडंबना थी कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया एक ऐसी कंट्री बची थी जहाँ ट्रिपल तलाक वैसे के वैसे लागू हुआ था। एंड 5 जजेस की जो बेंच थी, उनमें 5 जजेस ने जो डिसीजन दिया था, उनमें से 2 ने इसके फेवर में दिया था। उसका फेवर इन द सेंस फेवर नहीं था, उन्होंने कहा ये एसेंशियल पार्ट ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस अगर है तो हम इसको नहीं छेड़ सकते। आर्टिकल 25 कॉन्स्टिट्यूशन जो इन प्रैक्टिसेस को प्रोटेक्ट करता है, इसलिए 2 जजेस उसके फेवर में हो गए थे। 2 जजेस जो है इसके अगेंस्ट में थे। उन्होंने ये कहा कि फंडामेंटल राइट्स की अगेंस्ट में है ट्रिपल तलाक, बिकॉज कि सिर्फ इसमें मेल को ये राइट है, फीमेल को नहीं। और आर्टिकल 14 जो है, आर्टिकल 14 इक्वलिटी की बात करता है। वैसे आर्टिकल 13 जो लॉ की बात करता है उसमें है कि आप पर्सनल लॉ को जो है जो पर्सनल लॉ अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स है, जो पर्सनल लॉ वैसे ही चले, वो पर्सनल लॉ आर्टिकल 13 में नहीं आते। पर फिर भी आर्टिकल 14 का हवाला देते हुए कहा था कि आर्टिकल 14 इक्वलिटी की बात करते हैं, इसमें सिर्फ मेल की बात हो। देन थर्ड ये था तलाक, फर्स्ट फॉर्म था। तलाक के 2 फॉर्म हो गए, तलाकुल सुन्नत, तलाकुल बिद्दत। तलाकुल सुन्नत में वो 2 चीजें थी, और हसन। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट, दैट इज इला फॉर्म ऑफ तलाक। तो इला जो है, इला फॉर्म ऑफ तलाक होता है मुस्लिम्स में। इला फॉर्म ऑफ तलाक में क्या होता है, जो भी मेजर होता है, साउंड माइंड हस्बैंड होता है, जो साउंड माइंड मेजर मुस्लिम हस्बैंड है। मेजर यहाँ पे हम बात करेंगे प्यूबर्टी की एज की,
सब में जो तलाक देगा उसमें हस्बैंड मेजर ही चाहिए, कोई किसी की तरफ से तलाक हमेशा हस्बैंड देगा और वो मेजर होना चाहिए, मेजर मतलब प्यूबर्टी एज होगी। देन ये कसम लेता है, जो शादी होने के बाद मान लो कोई अनबन हो गई है तो ये कसम लेता है कि मैं तुम्हें, अल्लाह की कसम है कि मैं तुम्हें नहीं छूऊंगा, आई वॉन्ट टॉक टू योर, आई वॉन्ट हैव एनी रिलेशन विद यू। और वो 4 महीने तक उनके बीच में कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं रहता है और वो एक दूसरे से अलग अलग में एक घर में भी रहते हैं बट दे डोंट हैव एनी सेक्सुअल रिलेशनशिप बिटवीन देम। तो वो 4 महीने जैसे ही कंप्लीट होते हैं उसके बाद ये तलाक इर्रिवोकेबल तलाक हो जाता है। और ये तलाक होने के बाद 3 महीने जो है आपको इद्दत फॉलो करना पड़ता है। अगर शादी करते ही किसी ने तलाक ले लिया है, सॉरी शादी करते ही और उनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं हुई है और किसी बात से अनबन और तलाक ले लेता है, ऐसी कसम ले लेता है, तो ऐसे में इद्दत फॉलो नहीं करना पड़ेगा। अदरवाइज आपको 3 महीने का इद्दत फॉलो करना पड़ेगा। मीन्स कहने का ये है आफ्टर मैरिज इफ रिलेशनशिप टेक, मतलब मैरिज के बाद अगर कंजुमेशन हुआ है, रिलेशनशिप हुई है तो आपको इद्दत फॉलो करना पड़ेगा और अगर रिलेशनशिप नहीं है तो आपको इद्दत फॉलो नहीं करना पड़ेगा। शिया में इला तभी होगा जब कंजुमेशन हो जाता है। सुन्नीस में है कि शादी होने के बाद इला हो सकता है, बट शियाज में इट कैन ओनली बी पॉसिबल जब उन जो है शादी जो है कंजुमेशन हुआ हो, तभी इस तरह का तलाक होगा। वैसे ये तलाक जो है, दिस फॉर्म ऑफ तलाक इज नॉट फाउंड इन इंडिया। ये सऊदी अरब और उधर वहां जो मुस्लिम कंट्रीज है उसमें पाया जाता है। डिसोल्यूशन और तलाक के लिए कोर्ट की डिग्री कंपल्सरी, जैसे ऐसा जब 4 महीने कंप्लीट हो जाए इरेवोकेबल तलाक हो जाता है, ये कोर्ट से जाके डिग्री ले लेते हैं। नाउ थर्ड फॉर्म जो है जिहार। जिहार भी जो है इंडिया में नहीं पाया जाता कॉमनली। ये जो तलाक है ये जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, इस्लामिक कंट्रीज हैं, उनमें पाया जाता है। जिहार इस बहुत ही सिली थिंग है। इसमें जिहार में अगर हम कहें और यूं देखा जाए तो बहुत सही है कि कितने अदब की बात बताई। जिहार में कहा कि अगर पति, मुस्लिम पति अपनी पत्नी की तुलना अपनी माँ या निश्चित संबंधों के किसी स्त्री से करता, निश्चित प्रोहिबिटेड डिग्री जिनसे वो शादी नहीं कर सकता, ऐसी महिलाओं से अगर अपनी पत्नी का कंपैरिजन करता है, गुड इंटेंशन में नहीं, बैड इंटेंशन, कंपैरिजन करता है, तो ये एक महिला को, जो वाइफ है, उसको कॉज ऑफ एक्शन दे देता है कि वो तलाक ले सकती है। मैम मुस्लिम, सॉरी टू इंटरप्ट, इन दिस केस मैम मुस्लिम विमेन के पास राइट है कि वो अगर इन केस अगर हस्बैंड कंपैरिजन करता है तो शी कैन फाइल अ डाइवोर्स, राइट? Yeah, she can file it. It gives a reason. It gives a cause to that lady. मतलब वो जाके अगर हस्बैंड कंपैरिजन करता है, ये प्रूव हो जाता है, तो वो जाके कोर्ट में डिवोर्स फाइल। बट मैंने ये फिर बोला ये इंडिया में नहीं है, ये अदर इस्लामिक कंट्री, बट इट इज अ फॉर्म ऑफ तलाक। तो मैम जैसे आपने बहुत सारी चीजें बताई, जैसे फॉर द मुस्लिम लॉ, तो अगर अपन पूरा टाइमलाइन देखते हैं उसके बाद मतलब जो भी इसके अंदर जो चीजें खराब थी, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रिपल तलाक जो ऑलरेडी जो इश्यू सॉल्व हो चुका है, राइट? तो मैम अगर जैसे मुझे ऐसा लगता है कि जो आप सब बता रहे हैं, तो मुस्लिम जो प्रोटेक्शन जो है, ये मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, तो मैम ये वे फॉरवर्ड काफी एडवांस है एज कम्पेयर टू हिंदू, हाँ, राइट मैम? क्योंकि इसमें मतलब इनके पास, वुमेन के पास काफी राइट है। अगर अपन सारी चीजें रिमूव कर दें तो इट्स मोर एडवांस और मॉडर्न कह सकते हैं, इट्स मोर मॉडर्न देन द हिंदू। डेफिनेटली इसमें काफी जो चीजें, वैसे तलाक जो कंसेप्ट है ना, अगर आप देखो जाए तो हिंदुओं में भी जो तलाक कंसेप्ट है, मैरिज डिसोल्यूशन का जो कंसेप्ट है, वो अपन ने यहीं से लिया है। हिंदुओं में तो मैरिज डिसोल्यूशन का कोई कंसेप्ट था ही नहीं। ओके, मतलब आप ये एडवांसमेंट देख लो कि हमारे यहाँ तो शादी होने के बाद शादी विच्छेद, जो संबंध विच्छेद की बात है, विवाह विच्छेद का कहीं कंसेप्ट नहीं है। 1955 में डिवोर्स आया है, उससे पहले आप ठीक है सामाजिक को, बाकी डिवोर्स का कोई एक और शादी कर ली मीन्स 7 जन्म का बंधन है। गॉट इट, आई थिंक। ठीक है, तो ये जो कंसेप्चुअली अगर हम देखें इन चीजों को तो काफी सही है। पर जैसे जैसे कोई कंटेम्प्रेरी सोसाइटी के साथ इविल्स आते गए और ये चीजें डिफॉर्म होती गई,
हिंदुओं में भी बहुत सारी चीजें सही थी, वो डिफॉर्मिटी आती गई अपने आप। तो जो जो चीजें गलत हुई, जैसे तलाकुल बिदअत कुरान में कहीं मेंशन नहीं है। जो तीन तलाक, ट्रिपल तलाक, तलाक हसन भी ट्रिपल तलाक, क्योंकि उसमें भी 3 बार तलाक का प्रोनाउंसमेंट होता है। और जो तलाक बिदअत है जिसमें 3 बार एक ही टाइम में एक ही सांस में 3 बार बोला, वो कुरान में कहीं नहीं है और वो अप्रूव भी नहीं है। वो तो टाइम के साथ लोगों ने अपनी सुविधा के हिसाब से जो है उसको बना लिया था। एनी तो जिहाद फर्स्ट हो गया, सेकंड इला, देन थर्ड इज जिहाद। जिहाद में इफ वो अपनी वाइफ का कंपैरिजन अपनी मदर या ऐसी लेडी से करता है, प्रोविटेड डिग्री में जो लेडीज आती है उनके साथ अगर उसका कंपैरिजन कर देता है, तो इट विल गिव अ रीजन टू वाइफ टू गेट अ डिवोर्स फ्रॉम हिज हस्बैंड, फ्रॉम हर हस्बैंड। तो इसमें क्या है, और या फिर वो पति को ये कहती है कि वो इसके लिए पश्चाताप करे या एक्सप्रेशन करे। और ये पुरानी बात है, इसलिए एक्सप्रेशन की बता रखे कि वो क्या क्या पश्चाताप कर सकता है, कि वो एक दास को मुक्त कर दे, 2 महीने के लिए व्रत रखे, फास्ट रखे, 60 गरीब लोगों को खाना खिलाए। वो बीच मतलब ऐसा पश्चाताप करके वो रिट्रैक्ट भी हो सकता है। और अगर वो पश्चाताप नहीं करता है तो वाइफ जो है कोर्ट में जाके अप्लाई कर सकती है कोर्ट को रिक्वायरिंग कि परफॉर्म, या तो पश्चाताप करे या उसको डिवोर्स की डिग्री, अगर हस्बैंड एग्री नहीं होता पश्चाताप तो उसको रेगुलर डिग्री मिल जाती है। और शिया में ये कंपैरिजन जो है 2 विटनेस के सामने होना चाहिए। सुन्नीज में विटनेस की जरूरत नहीं होती है तलाक देते वक्त, बट शियास में 2 witnesses is compulsory at the time of marriage and these 2 witnesses are male, not the female. ये मेल होने चाहिए, ठीक है। एक मुता मैरिज है तो मुता मैरिज में तलाक का कोई कंसेप्ट है नहीं, टाइम पीरियड जब खत्म होता है तब आपका मुता मैरिज कंप्लीट हो जाती है। पर जिहार इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ डिवोर्स लेने का तरीका वुमेन या दोनों के बीच में, कि वो जो है मुता मैरिज में जिहार के द्वारा मैरिज को डिसॉल्व किया जा सकता है। तो आई होप 3 फॉर्म जो है आपको समझ में आ गए हैं तीनों अच्छे से। बच्चे जो हाँ क्वेश्चंस जो आते हैं आप, हाँ इसमें जो मेन क्वेश्चंस आते हैं 3 तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं मोटे मोटे तौर पे। डिवोर्स बाय हस्बैंड जिसमें तलाक, इला, जिहार, ज्यादातर तलाक पूछा जाता है। देन डिवोर्स बाय वाइफ, वाइफ के द्वारा होता है, वाइफ को जो एक ट्रेडिशनल जो मिला हुआ है वो, और बाय म्यूचुअल से, और डिसोल्यूशन एक्ट 1939 का है। तो हम जो है इसको 2 तरीके से पढ़ेंगे, तलाक हस्बैंड के द्वारा और तलाक वाइफ के द्वारा, म्यूचुअली दोनों साथ हो जाएंगे। तो आज जो हमने पढ़ा ये 3 फॉर्म जो तलाक के थे, और एक जो फॉर्म जो है वाइफ को जो मिला गया है इसके अंदर, वो भी हम पढ़ लेते हैं। डिवोर्स बाय वाइफ, वाइफ को डिवोर्स कैसे, डेलीगेटेड डिवोर्स कहते हैं। इट इज नोन एज तलाक ए तफवीज। जो वाइफ को तलाक दे सकती है उसका नाम है तलाक ए तफवीज। तलाक ए तफवीज मतलब इसमें मुस्लिम हस्बैंड साउंड पॉइंट होता है, प्यूबर्टी, वही जो है एग्रीमेंट के द्वारा, ध्यान रखना, कोई मुस्लिम हस्बैंड जो मेजर है, साउंड माइंड है, वो एक एग्रीमेंट के द्वारा, चाहे वो एट द टाइम ऑफ मैरिज बनाया गया हो या आफ्टर द मैरिज भी हो सकता है, वो एक एग्रीमेंट करता है अपनी वाइफ के साथ कि वो तलाक देने का अधिकार जो है डेलीगेट कर देता है अपनी वाइफ को या किसी और आदमी को वाइफ की तरफ से, जिसको वाइफ कहती है, या वाइफ को या वाइफ के किसी रिलेटिव को, या वाइफ जिसको कहे उसको डेलीगेट कर देता है। अच्छा, वो कौन सा एग्रीमेंट कैसे बनेगा? देखो हमने पढ़ा था कि मुस्लिम मैरिज में कंडीशन अलाउड, हाँ बेटा, मुस्लिम मैरिज में कंडीशंस अलाउड होती हैं, लीगल कंडीशंस होती हैं। तो देयर आर सम लीगल कंडीशन, जैसे फॉर एन एग्जांपल कि एट द टाइम ऑफ मैरिज दे वेंट इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, और एग्रीमेंट बनाते हो, दे गो इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंड दे मेड एन एग्रीमेंट की भाई जो है अगर तुमने दूसरी शादी करी तो मैं तुमसे तलाक ले लूं। तो ये एग्रीमेंट हो जाता है एट द टाइम ऑफ मैरिज कि अगर वो जो हस्बैंड दूसरी शादी करेगा तो पहली वाइफ जो है, चाहे हस्बैंड तलाक दे रहा हो या नहीं दे रहा, बट वाइफ जो है वो तलाक ले लेगी। तो दिस इज अ लीगल कंडीशन। या उसके साथ क्रुएल्टी करता है, वो कहे भाई तुमने अगर मेरे साथ क्रुएल्टी की तो मैं तलाक ले लूंगी। तो ये वाइफ को जो है एग्रीमेंट के द्वारा तलाक देने की पावर जो हस्बैंड जो है वो वाइफ को डेलीगेट कर देता है। इस वर्ड पे ध्यान देना, जो है
वाइफ का राइट नहीं होता है। ये जो राइट है वो हस्बैंड के द्वारा डेडिकेट किया जाता है वाइफ को टू गेट डिवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड at the time of marriage or after marriage but through an agreement. So there is an agreement जिससे वो डिवोर्स लेने के लिए पावर है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि वो डेलीगेट कर दी तो नाउ हस्बैंड के पास पावर खत्म हो गई तलाक की। No, ma'am. You have equal right. ही वो डेलीगेट करने के बाद भी उसके पास वो पावर रहेगी, वो तलाक जो है देने की जो पावर है पति के पास उसको। तो देयर आर सम केसेस, वफातन बीवी वर्सेस अब्दुल सलीम, उन्होंने कहा था कि अगर उनके बीच में डिस्प्यूट हुए तो वो वाइफ जो है अलग रह जाएगी और वो मेंटेनेंस मांगेगी, मतलब और वो डिवोर्स दे देगी। ये एग्रीमेंट उनके बीच में हुआ था और उनके जब डिस्प्यूट हुए तो वो अलग चलेगी और उसको मेंटेनेंस भी दिया गया। देयर इज अ केस महरम वर्सेस आयशा खातून, जिसमें अगर वो सेकंड वाइफ लाएगा तो वो तलाक ले लेगी, ये एग्रीमेंट हुआ। बट द कंडीशन मस्ट बी लीगल। देयर इज अ केस मोहम्मद खान, देयर वाज अ केस मोहम्मद खान वर्सेस शामली, जिसमें पत्नी ने एट द टाइम ऑफ मैरिज एग्रीमेंट किया था कि पेरेंटल हाउस में रहेगा, कि पति जो है शादी के बाद में उसकी पत्नी के जो है माता पिता के घर में रहेगा, पेरेंटल हाउस में रहेगा। अगर वो ऐसा नहीं रहेगा तो उसको जो है तलाक दे देगी। तो जब वो उसने मना कर दिया रहने से तो कोर्ट ने कहा दिस इज नॉट अ लीगल कंडीशन, दिस कंडीशन इज अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी, सो यहाँ पे डेलीगेशन नहीं होगा। तो आई थिंक ये जो है डेलीगेशन वाली पावर आपको समझ में। तो देयर इज, ये जो आज कोर्स था ये इतना ही था कि हस्बैंड तलाक। Just a question here, as you mentioned that the marriage in Muslim is a civil contract. So if it's a civil contract between two person, then ma'am, how if any, like how even if a man or woman can give divorce, it can be said as a crime, because if it's a contract, then how if anyone break the contract, how it can be said as a crime? I didn't get it. Crime means I didn't get you. Contract means कॉन्ट्रैक्ट मींस मैम लाइक मुस्लिम में whenever जब भी ये लोग शादी करते हैं, सो इस कम्युनिटी में ये होता है कि ओके हम दो पर्सन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, राइट मैम, जो लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो अगर मैम किसी भी कंडीशन में अगर वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक होता है तो जनरली मैम जिस तरह उसको मतलब दिखाया जाता है कि क्राइम हो गया, राइट मैम। तो ये क्राइम थोड़ी हुआ अगर अपन इसको कोर्ट क्राइम जैसे लेगा, या लाइक इन हिंदू होता है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट अगर ब्रेक होगा तो ये क्राइम नहीं होना मैम। नहीं बेटा, यू डिडंट गेट द वेरी फर्स्ट टाइम। अगर नेचर ऑफ मैरिज अगर हमने पढ़ा था, दो इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बट इज नॉट प्योरली अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट, नॉट प्योरली अ कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज यू कांट बी मैरिज की जो फीलिंग्स को आप कॉन्ट्रैक्ट में कैसे बांध सकते हो। दो देयर आर सम एलिमेंट दैट इज वेरी मच सिमिलर टू एनालॉगस टू द कॉन्ट्रैक्ट, बट इट इज नॉट लाइक it has some sacramental value also. So we can't say it is purely a contract. Okay, so it's not absolute. So it's a marriage institution. You can't break it. You can't. ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में तो ये होना चाहिए कि दोनों पार्टीज को बराबर का भी राइट्स होना चाहिए था। There can't be such thing. तो फिर ये तो तलाक बिद्दा सुन्नत तो इन सब की बात ही नहीं भी। कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट मर्जी हुई तो रखा, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी करवा सकते थे। Okay. This is not a purely okay, बेटा। Okay. Anyway, so this is what I'm saying. This talaq tafriz. The talaq tafriz is the power, is the talaq give delegated by the husband to the wife to get rid from him, or जो भी है at the time of marriage, at some base of some conditions जो legal होनी चाहिए, illegal conditions नहीं होंगी। So these are the talaq or dissolution of marriage by husband and wife. Now the third concept is by mutual consent. There are mutual consent means both husband and wife involved in that dissolving the marriage. How? The mutual consent, there are two divorce by mutual consent. One is khulla and second is mubarak. Khulla means में there is a contract. जैसे उसने बोला था कॉन्ट्रैक्ट में है कि यहाँ पे जो है वाइफ ऑफर करती है। पहले में ये है कि वो म्यूचुअली दोनों जो है हस्बैंड जो डेलीगेट करता पावर में,
खुला इज लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम दैट तलाक तफरीक। यहाँ पे वाइफ जो है परेशान जब हो जाती है तो वो ऑफर करती है, इट इज डिवोर्स कंसेंट, एंड प्रपोजल देती है, प्रपोजल ऑफर फ्रॉम द वाइफ साइड, एंड हस्बैंड जो है उसको एक्सेप्ट करता है, प्रपोजल को एक्सेप्टेंस, बट विद सम कंसिडरेशन। वाइफ जो प्रपोजल देगी वो कंसिडरेशन के साथ देती है, और हस्बैंड उस प्रपोजल को कंसिडरेशन के साथ एक्सेप्ट कर लेता है। यहाँ जैसे ही हस्बैंड एक्सेप्ट करता है वो खुला कहलाता है। इट इज म्यूचुअली दोनों का, मतलब एक जना तलाक नहीं दे सकता, दोनों की म्यूचुअली दोनों का होना जरूरी है। अब कंसिडरेशन क्या हो सकता है? कंसिडरेशन कैन एनीथिंग, एनी प्रॉपर्टी, जो कोई भी वो प्रॉपर्टी जो मेहर में दी जा सकती है, वो सारी प्रॉपर्टी कंसिडरेशन के अंदर आती है। अगर कंसिडरेशन इलीगल है तो ये जो खुला नहीं होगा और खुला लीगल नहीं होगा। शिया में जो है इलीगल लीगल दोनों हो सकता है। खैर वो लीगल कौन से है, इलीगल कौन सा है, इट इज एंटायरली डिफरेंट। तो सबने इतना से रखना है कि अगर कंसिडरेशन इलीगल है तो खुला नहीं होगा। देयर आर लीगल कंसिडरेशन होना चाहिए, और कंसिडरेशन कुछ भी हो सकता है, इवन जो मेहर दिया गया वो भी कंसिडरेशन। कई बार महिलाएं जो होती हैं अपना मेहर छोड़ के डिवोर्स ले लेती हैं, बट इरेगुलर मैरिज में खुला नहीं होता है। सपोज करो कि सपोज इसमें जो है कंसिडरेशन के लिए हाँ कर दी वाइफ ने, और बाद में हस्बैंड ने डिवोर्स भी एक्सेप्ट कर लिया और डिवोर्स हो गया, एंड बाद में अगर वाइफ कंसिडरेशन नहीं देती है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? एनीवन? Ma'am, can you repeat your question? सपोज कि वाइफ ने ऑफर दिया, कंसिडरेशन दिया, हस्बैंड ने एक्सेप्ट कर लिया, बट कंसिडरेशन का भुगतान नहीं किया, पेमेंट नहीं किया, देन That is exactly ना हम कोर्ट में क्यों कर सकते हैं उसको? इनवैलिड हो जाएगा डिवोर्स। मैम जो नहीं, मैम जो सूट फाइल मुस्लिम किया वुमेन जाता प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स है तो उसमें उसके अकॉर्डिंगली जो भी कंपनसेशन होता है तो उसके अकॉर्डिंगली वो कोर्ट के पास जा सकते हैं। हाँ, तो भुगतान अगर उसमें नहीं होता है तो वो जाके उसको सूट फाइल कर सकता है, यहाँ पे सूट लाया जा सकता है फॉर द कंपनसेशन। जैसे ही बोला युवराज ने कि वो कंपनसेशन के लिए सूट फाइल कर सकता है। देन सेकंड इज, जो खुला हो गया, देन सेकंड म्यूचुअल कंसेंट से जो होता है वो मुबारत होता है। मुबारत मीन्स आइदर हस्बैंड और वाइफ दोनों में से कोई भी ऑफर कर सकता है डिवोर्स के लिए, और ऑफर जो है एक्सेप्टेंस हो जाएगी बाय आइदर ऑफ द पार्टी। अगर हस्बैंड ऑफर करता है तो वाइफ एक्सेप्ट कर लेगी, और वाइफ ऑफर करती है तो हस्बैंड एक्सेप्ट। यहाँ पे क्या नहीं होगा? यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं होगा। इट इज लाइक खुला, बट यहाँ पे जो है कंसिडरेशन नहीं होगा। कोई भी ऑफर कर सकता है, आइदर ऑफ द स्पाउस, कोई भी जो है ऑफर करेगा डिवोर्स के लिए, और सेकंड जो स्पाउस है वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। देयर इज नो कंसिडरेशन। और ये सारे जो तलाक होते हैं ये इरिवोकेबल तलाक होते हैं। सिर्फ हसन के अलावा जितने भी तलाक किए हुए हैं ये इरिवोकेबल होते हैं। इरिवोकेबल मींस इनको रिवोक नहीं किया जा सकता। हस्बैंड एंड वाइफ वापस जो है एक दूसरे के साथ जो है शादी रीमैरिज नहीं कर सकती। एंड फॉर टू डू रीमैरिज, उनको अगर वापस दोनों हस्बैंड वाइफ को शादी करनी है तो उनको हलाला प्रोसेस से गुजरना होगा। हलाला प्रोसेस आप सब में से जानते होंगे। दे हैव टू गो टू मैरी वाइफ को। अब देखो यहाँ पे गुस्से में, हालांकि तलाक बिद्दत में ज्यादा होता था, गुस्से में हस्बैंड तलाक 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 बोल देता था और वो तलाक कंप्लीट हो जाता, और वाइफ को जाके फिर है दूसरे आदमी से शादी करनी होती थी, और फिर जाके उससे वापस उससे तलाक लेके पहले पति के पास वो शादी कर सकती थी। मैंने आपको ऑन द वेरी फर्स्ट मूवी में बोला था, आप निकाह मूवी में देखिएगा। ये कंसेप्ट को भी बहुत अच्छे से इसने बताया है, हलाला कंसेप्ट को। तो ये जो जितने भी हैं सिर्फ हसन में वो दोनों आपस में शादी कर सकते हैं। बाकी सारे के अंदर इनको जो वापस हस्बैंड वाइफ, सेम हस्बैंड वाइफ को अगर शादी करनी है, बाकी आप शादी कर सकते हैं दूसरे के साथ, बट दोनों को अगर मैरिज वापस करनी है तो ऐसे में आपको हलाला प्रोसेस से गुजरना होगा। एंड द लास्ट प्रोसेस वो जो है बाय जुडिशियल प्रोसेस, जो हम कल करेंगे।
जो हमको मुस्लिम लॉ ने जुडिशियल प्रोसेस दिए हैं और जो एक्ट के द्वारा जो जुडिशियल प्रोसेस आए हैं उससे तलाक कैसे होगा। वो मुस्लिम जो है डिसोल्यूशन मैरिज एक्ट 1939 में था, जो वुमेन्स को पावर दी गई थी, क्योंकि इससे पहले वुमेन्स के पास पावर नहीं थी, तो वुमेन को जो पावर दी गई थी उसमें एंड बाय जुडिशियल प्रोसेस जो है जुडिशियल प्रोसेस लियान और फर्स्ट करके 2 प्रोसेस होते हैं जो जुडिशियल प्रोसेस के द्वारा तलाक होता है। आई होप आई मेड इट क्लियर। मैम एक डाउट है, जब है ना जब लड़की हलाला प्रोसेस के लिए दूसरे से शादी करती है वापस, तो अगर वो भी उसको तलाक ना दे तो तो ना दे तो नहीं कर सकते, ये तो इश्यू है। तलाक के लिए शादी नहीं कर सकते आप, मतलब वो शादी तभी कर सकती है पहले से जब उसको दूसरा हस्बैंड तलाक देता हो। ऐसा नहीं है, ये वही में मूवी आप देखना, इस निकाह को एक बार आप उससे ऐसा थोड़ी है, कोई लड़की इज नॉट ए चैटल थिंग थोड़ी कि आपने मर्जी आया तब हाँ तलाक 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 कर दिया, फिर गई फिर दूसरी शादी करवाई। वो देखो ये चेक था, एक कहने का प्रॉफेट मोहम्मद ने इसको जो लाए थे वो एक चेक था कि आप इतनी आसानी से इस रिश्ते को खत्म मत करो। मतलब वापस आप उससे शादी करने से पहले 10 बार, आप तलाक देने से पहले 10 बार सोचो। गुस्से की पर मैम जरूरत। हेलो। हाँ हाँ बोलो। हाँ मैम, तलाक लेने के बाद अगर किसी दूसरे से शादी करती है और वो वापस तलाक नहीं दे तो क्या प्रोसीजर रहेगा? क्यों लेकिन तलाक को जरूरी है कि जब उस हस्बैंड ने जब उसको छोड़ दिया तो वापस उस हस्बैंड के पास क्यों जाएगी? ये तो मैंने बताया है आपको कि अच्छा। वापस तुम हस्बैंड वाइफ को अगर शादी करनी है तो हलाला। नहीं मैम, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो और उनमें डीप लव हो तो वापस भी कोई जाना चाहे तो क्या प्रोसीजर रहेगा? डीप लव हो तो तलाक ही क्यों दे रहा है? नहीं मैम, गुस्से में हो जाती है कभी जाना कुछ चाहता ऐसी तो नहीं हो थिंग्स। सकता बेटा, ये नहीं हो सकता। उसके लिए इसीलिए है ये चेक था। प्रॉफेट मोहम्मद साहब यही चाहते थे कि चेक रहे, आप कुछ भी करने से पहले सोचें। कुरान में इसको जी बहुत मैम। ही घृणित करते बोला गया है। दिस इज वन ऑफ द हेटेस्ट एक्ट बोला गया है इसको। जी मैम। ठीक है मैम, क्लियर। चलिए, तो इससे और क्लियर करना तो मैम मूवी देखिए। हाँ बेटा बोलिए। मैम, ये जितने भी प्रोसेस हैं तलाक के, ये सुन्नी और शिया दोनों में ही एप्लीकेबल होते हैं, बट किसी किसी में थोड़ी डिफरेंस है। दूसरा है एट द टाइम ऑफ मैरिज 2 आपको विटनेस चाहिए, एट द टाइम ऑफ डिवोर्स शिया में 2 विटनेस चाहिए। ओके, ठीक है, थैंक यू मैम। मैम उसकी पीपीटी अवेलेबल होगी? पर मैम कुछ मोमेडियन है जिनको औरंगजेब ने जबरदस्ती कन्वर्टेड करवाया था, जैसे अपने शेखावत राजपूत से कन्वर्टेड एक है कायम खानी मोमेडियन होते हैं, वो अपने खुद के रूल्स लगते हैं। इनमें से पैगंबर साहब, हजरत साहब जिनके भी है, इनके रूल्स फॉलो नहीं करते हैं। इसके लिए मैंने आपको बोला था वेरी फर्स्ट क्लास में, आज आपको सब जने सुन लें, पहली क्लास में ही मैंने बताया था कि ज्यादातर मुस्लिम्स जो हैं वो कन्वर्टेड हैं और डोंट टेक इट अदरवाइज, जो भी है कन्वर्टेड है। उसको 1937 का शरिया एक्ट आया था, उसमें ये कहा था कि उनको जो है अपने कस्टम फॉलो नहीं करने हैं, उसमें इस्लामिक उसूल ही फॉलो होंगे। तो जी ये मैम, वही परंपराएं फॉलो, देखो क्या होता है, वक्त आदमी होते जाता परंपराएं साथ लेके आता है। कुछ परंपराएं पर कस्टम फॉलो शरीयत एक्ट ने साफ मना कर दिया था, वो कस्टम फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, वो इस्लामिक रूल्स को फॉलो करेंगे। विवाह डाइवोर्स में 10 पूरी लिस्ट दे रखी है, 10 के अंदर कुछ सेक्शन वो एग्रीकल्चर लैंड को छोड़कर और कुछ इंस्टेट सक्सेशन को छोड़कर जो है ये कस्टम को फॉलो नहीं करेंगे। बता रही नहीं आप? ओके मैम, क्लियर। ओके, पीपीटी अवेलेबल होगी नहीं बच्चा? पीपीटी तो कैसे अवेलेबल करवाऊंगी मैं बता रही हूँ, आप अकील अहमद वाली किताब को पकड़ लो, उससे ज्यादा ना बाहर जाएगा और ना कोई ज्यादा उससे ज्यादा पढ़ना है। और आप बहुत शॉर्ट में जो मैं बताती हूँ उसके सिनॉप्सिस टाइप बना लो और मैं कोशिश करूंगी पीडीएफ आपको अप्लाई करवा दूं, कोशिश करूंगी, पर पीपीटी तो नहीं हो पाएगी। ठीक है मैम, थैंक यू। ओके, आई थिंक नेक्स्ट जो है हम कल जुडिशियल प्रोसेस पढ़ेंगे उसमें, और उसके बाद और कौन सा बाकी रह गया आज मुझे बता दो ताकि मैं आगे से ध्यान रखूं। तलाक तक हो गया है और आपका हिबा हो गया, विल वर्क प्रीएम्पशन और एक्नॉलेजमेंट। ठीक है मैम। ओके, टेक केयर। थैंक यू मैम।